नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की खबर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित देश दुनिया से सरोकार रखने वाली खबरें आप तक बिल्कुल सरल भाषा में मैं पहुंचाता रहता हूं और इसे आसानी तक से आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। बहरहाल, आज जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया और इसके आयोजक थे बनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन का एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, जिसके तहत वनवासी लोगों के लिए जनजातीय लोगों के जीवन के उत्थान की दृष्टि से लंबे समय से काम किया जा रहा है और लगभग 15,000 गांव में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से 20,000 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और उन गांव में वन क्षेत्रों में जो वनवासी रह रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में लगातार प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इसमें हरियाणा, दिल्ली और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की वनवासी नहीं हैं या फिर जनजातीय लोग नहीं हैं। उन राज्यों ने ऐसे राज्यों को गोद लिया हुआ है जहां वनवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उसी दृष्टि से लोगों को जागरूक करने के लिए और हरियाणा के सभी जिले के जन सामान्य को जो नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, यानी नगर निवास करते हैं, उन लोगों को वनवासी लोगों के जीवन में सहयोग करने की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से, उन्हें जीवन की मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से जागरूक करने के लिए आज वनवासी कल्याण आश्रम ने इस जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन गुरुग्राम सेक्टर 14 महिला कॉलेज में किया था और इस अवसर पर कई कवि मौजूद थे। साथ ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के जो वनवासी कल्याण आश्रम है उस शाखा से संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। स्थानीय विधायक सुधीर सिंगला भी वहां मौजूद थे और बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर से लोग वहां पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर सुनील शर्मा जो कवि हैं, उन्होंने उस माहौल को पूरी तरह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कर दिया अपने बिल्कुल बहुत ही मजबूत प्रभावी शब्दों से। इसके बाद डॉक्टर दिवाकर ने जनजातीय समुदाय के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि पूरे देश में कहां और कितनी संख्या में लोग हैं और कैसे आज भी वन में वो वास करते हैं और अपने परंपरा को, हिंदू माइथोलॉजी को या उनकी जो पूजा पद्धति है, जीने की जो संस्कृति है, जो तौर तरीके हैं, उसको कैसे उन्होंने जीवित रखा है। और इसके बाद भूमिका भारद्वाज जो बड़ी बेहतरीन कवि हैं और उन्होंने भी एक वनवासी का संगठन कर हम सब शक्ति अर्चना करते हैं, इन शब्दों के साथ एक बेहतरीन प्रस्तुति उन्होंने की और माहौल बहुत ही सुंदर था, जिसमें आपको स्वयं मन में एक उबाल आ जाता, आप प्रोत्साहित हो जाते ऐसी रचनाओं को सुनकर कि हमें भी वनवासी लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कुछ योगदान देना चाहिए। और कार्यक्रम के अंत में आनंद भारद्वाज जो वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी हैं, उन्होंने विस्तार से उन पहलुओं को समझाने की कोशिश की जो आज वनवासी जो लोग हैं, जनजातीय जो लोग हैं, वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और कैसे हम उनके जीवन में बदलाव लाने की दृष्टि से, यानी उन्हें साक्षर करने की दृष्टि से, देश के विकास की मुख्य भूमिका में या मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से क्या योगदान और कैसे कर सकते हैं,
उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से उन्होंने समझाने की कोशिश की और लोगों से यह आह्वान किया कि आप अपने जीवन में कम से कम एक बार वनवासी क्षेत्र में जाकर कम एक सप्ताह 2 दिन 3 दिन का प्रवास करें और जो वर्तमान पीढ़ी है उसको अपने उस मूल जो वासी हैं भारत के उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में उससे उनका परिचय कराएं। तो चलिए आपको लिए चलता हूं मैं सेक्टर 14 महिला कॉलेज गुरुग्राम की ओर, जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पहले मैं आपको सुनवाऊंगा कवि सुनील शर्मा के शब्दों में वो रचना, और उसके बाद डॉक्टर दिवाकर ने जो अपनी प्रस्तुति दी जनजाति समुदाय के बारे में, और फिर भूमिका भारद्वाज की कविता, और अंत में आनंद भारद्वाज जिन्होंने जनजाति समुदाय के बारे में विस्तार से भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच में क्या तुलना है, किस प्रकार की स्थिति है भारत में वनवासी लोगों की और दुनिया के अन्य देशों में जनजाति और वनवासी लोगों की, वहाँ की जो मूल निवासी हैं उनके साथ वहाँ के प्रशासन और राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, इन चीजों को उन्होंने विस्तार से रखा। तो आइए चलते हैं सेक्टर 14 महिला कॉलेज की ओर। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, मान मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां। मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है, मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। हो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। देश भक्ति का बस एक यही रंग हो, देश भक्ति का बस एक यही रंग हो, भाई भाई में अपना कोई जंग हो, भाई भाई में अपना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे। ताज बनकर हिमालय
चमकता रहे सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं मां, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बन कर खिलूं, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। जय हिंद, जय भारत। सुकंठी कवि सुनील शर्मा जी की भाव को प्रेरणा देने वाली आपने गीत सुना। हमेशा आप इसी प्रकार मंच को लूटते रहे हैं। हमारे बीच मैं बहुत ही गर्व से आपको परिचय करवा रहा हूं, बहन विधु कालरा जी विराजमान हैं। आप लेखन पठन पाठन में रुचि तो रखती ही हैं, भाजपा में महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं। सेक्टर 31 से आने वाली आपने 7 दिन की वर्कशॉप आयोजित की थी, जिसमें हरियाणा प्रांत के अनेक पदाधिकारियों को आपने संस्कारों के बारे में, संस्कृत के बारे में और सामाजिक गतिशीलता के बारे में अनेक सारी बातें बताई। आपका इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहन विधु जी, आपका सम्मान। अब मैं आप सबके समक्ष प्लीज बीच में जरा सा थोड़ा सा सीरियस वातावरण, लेकिन बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य वक्ता साहब से। मैं प्रस्तुति छोटी सी 5, 7, 8 मिनट की होगी। इसको कहा जाता है मंतव्य और प्रस्तावना। विषय को विस्तार देंगे माननीय भारद्वाज जी, लेकिन मेरी प्रस्तुति आपके सामने थोड़े समय के लिए है। भारत दुनिया का अनूठा देश है जहां 705 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। इनकी जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.06% है। इन जनजातीय समुदायों ने अपनी उत्कृष्ट कला और शिल्प के माध्यम से जहां देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है, वहां प्राचीन काल से अपनी आजादी, सामाजिक प्रथाओं, आर्थिक प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन भी करते आए हैं। ब्रिटिश राज ने वन क्षेत्रों व जल निकायों मीन्स वाटर बॉडीज के निकट प्राकृतिक सद्भाव से गुजर बसर करने वाले इन समुदायों की स्वायत्तता, उनके अधिकारों व रीति रिवाजों का अतिक्रमण किया। उनकी पारंपरिक भूमि उपयोग प्रणालियों को तहस नहस कर दिया। जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारों को जमीन का अधिकार देने से पारंपरिक भूमि व्यवस्था काश्तकारी व्यवस्था में बदल गई। असहाय जनजातीय समुदाय अब बटाईदार या काश्तकार बनने को मजबूर हो गए। अन्यायपूर्ण करों की वसूली, साहूकारों के शोषण ने इन समुदायों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया और परिणाम स्वरूप जनजाति क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई। अनेक आदिवासी शहीद हुए, जिनमें कुछ के नाम हैं तिलका माझी, टिकेंद्रजीत सिंह, वीर सुरेंद्र साई, तेलंगा खड़िया, वीर नारायण सिंह, कानू मुर्मू, रूपचंद कंवर, तांतिया भील, रामजी गौंड, अल्लूरी सीताराम राजू, नाना दरबारे व गोविंद गुरु इत्यादि। इनमें सबसे करिश्माई नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ जनजातियों के बीच में अल गुलान यानी कि विद्रोह का आह्वान करते हुए आंदोलन को संचालित किया। मजबूत प्रतिरोध की जमीन तैयार करने के साथ साथ युवा मुंडा बिरसा ने एक समाज सुधारक के रूप में अपनी स्थिति बनाई। उन्होंने आदिवासियों से नशा, अंधविश्वास और जादू टोना में विश्वास न करने का आग्रह किया और उन्होंने प्रार्थना के महत्व, ईश्वर में विश्वास और आचार संहिता यानी कि कानून और नियमों को पालन करने की सीख दी। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जानने पर बल दिया। अपने श्रेष्ठ कार्यों व अनुकरणीय आचरण के कारण बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है।
आज हम भारत की आजादी का 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मित्रों, आजादी का यह अमृत महोत्सव इन जनजातीय लोगों की कुर्बानियों को याद किए बिना, उनको सम्मानित किए बिना अधूरा रह जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत पहले चुआर और हलबा समुदाय के लोगों ने सन 1770 में आरंभिक दशक के शुरू के वर्षों में यानी कि 71-72 के आसपास मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए थे। आज हमें यह सिखाया जाता है कि भारत की आजादी को 3-4 लोग ही कॉपीराइट किए बैठे हैं, इन्होंने आजादी दिलवाई, जबकि कोई लेना देना नहीं था। आजादी तो 1770 से चली आ रही है, संघर्ष तब से चले आ रहे हैं। वास्तव में देश भर के जनजातीय समुदायों के लोग अपने अपने तरीकों से अंग्रेजों से लड़ते रहे। जरा ध्यान से सुनिए, चाहे वे पूरी क्षेत्र के ईस्टर्न एरिया के संथाल, कोल, मुंडा, उराम, लेपचा, भूटिया जनजाति के लोग हों या पूर्वोत्तर भारत के खासी, नगा, अहोम, गारो, मिजो व लुसाई आदि जनजाति के लोग हों या दक्षिण के पद्यगार, बेंडा, गोंड या महान अंडमानी जनजाति के लोग हों या मध्य भारत के हलबा, कोल, मुरिया जनजाति के लोग हों या फिर पश्चिम में डांग भील, मैयर, नाइका और दुगला जनजाति के लोग हों, सबने अपनी निर्भीक लड़ाइयों से ब्रिटिश राज को हमेशा संकट में बनाए रखा। हमारी आदिवासी माताओं बहनों ने भी आंदोलनों का सहर्ष नेतृत्व किया। रानी गाइडनल्यू, फूलो व झानो मुर्मू, हेलन लेपचा व पुतली माया तमांग के योगदान को आने वाली पीढ़ियां प्रेरित करती रहेंगी। लेकिन इतिहास ने कभी इनके साथ न्याय नहीं किया। इन 70 सालों में हमें झूठा इतिहास, फैब्रिकेटेड इतिहास, मैं फेसबुक के माध्यम से भी कहता हूं, आंटी रोमिला थापर जी, आपने झूठा इतिहास इस देश को 70 सालों तक क्यों पढ़ाया? झूठी और गलत किताबें क्यों लिखी? आपको क्या मिला? थोड़े पैसों के कारण आपने 4 पीढ़ियों का विनाश कर दिया। इन लोगों का जिनका नाम आना चाहिए था उनका नाम आया नहीं, जिनका नाम कभी नहीं आना चाहिए था उन किताबों में, एनसीईआरटी में उनका नाम है। हम सबका फर्ज बनता है, जो काम सरकारें नहीं कर सकती समाज उठ के खड़ा करता है, हम घर घर तक बात पहुंचाएंगे कि इस आंदोलन के, इस भारत माता को आगे करने वाले असली लोग कौन से हैं, नकली लोग कौन से हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं और अब एक बार निवेदन करूंगा इससे पहले कि हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान श्री आप सभी के समक्ष मैं वनवासी का संगठन कर वनवासी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप ये कर दीजिए।
अर्चना करते वनवासी का संगठन करे पूर्वांचल है बस्तर है या रेवा तट के वन है धैर्य परीक्षा उनकी होती जो इस पथ चलते हैं सत्य आग्रही अनथक यात्री सत्य आग्रही अनथक यात्री कार्य प्रवर रहना है भरत भूमि के साधक है हम कार्य साधना करते हम सब शक्ति अर्चना करते वनवासी का संगठन करे भीष्म प्रतिज्ञा भीम पराक्रम हम ध्रुव सम है अविचल कार्य शरण हनुमान सरीखे भक्त बने शबरी सम हम गुण ग्राहक हम परिभाजक हम गुण ग्राहक हम परिभाजक कार्य हमें करना है भरत भूमि के साधक है हम कार्य साधना करते हम सब शक्ति अर्चना करते वनवासी का संगठन कर ध्येय मार्ग पर चलते वनवासी का संगठन कर ध्येय मार्ग पर चलते भरत भूमि के साधक है हम कार्य साधना करते हम सब शक्ति अर्चना करते वनवासी का संगठन कर धन्यवाद। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी विनोद उपल जी विराजमान हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विनोद उपल जी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विनोद उपल जी, ये विनोद उपल जी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हर जगह आप अग्रणी रहते हैं सेवा सहायता में। और हमारे बीच भाजपा के विस्तारक कमल जी भी हैं। कमल जी, आपका भी स्वागत है एक बार। सुनील मेहता जी, सुनील मेहता जी, आप विस्तारक हैं और बहुत ही दत्तचित्त होकर अपने उद्देश्य की संकल्प की सिद्धि के लिए आप यहाँ सेवा दे रहे हैं अपना घर बार छोड़कर। सुनील जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं बिना विलंब किए निवेदन करता हूं आज के मुख्य वक्ता श्री आनंद भारद्वाज जी को कि वे कृपया पधारें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। श्री आनंद भारद्वाज जी। माननीय विभाग संघचालक श्रीमंत प्रताप जी, माननीय महानगर संघचालक श्रीमान जगदीश जी एवं मंच पर विराजित समाज के विविध क्षेत्रों में अपने परिवार के अतिरिक्त समाज के लिए अपना जीवन लगाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे पुरोधाओं, मेरे सामने बैठे गुरुग्राम के
गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चियां, ऐसे विद्वान लोगों के सामने मुझे बोलते हुए थोड़ी हिचक तो होती है। बहुत विद्वान जिस प्रकार के परिचय आ रहे हैं, एक हिचक होते हुए केवल इसलिए बोल रहा हूं, अपने संगठनों में सिखाने की भी एक पद्धति है कि हम नए नए व्यक्तियों को खड़ा करते हैं कि उसको बोलना आ जाए। अभी परिचय कराया ना, अपने माननीय निहाल जी बैठे हैं, हिमाचल के संरक्षक, भीष्म पितामह हमारे। इमरजेंसी के समय में तो आप प्रचारक थे। तो ऐसे लोगों के सामने बोलते हुए तो भी मैं आप सबके आशीर्वाद से ऐसी कृतज्ञता कर रहा हूं। अभी जैसे हम सब ने कुछ वनवासी वीरों के नाम सुने, सबके नाम रिपीट करूंगा तो समझ जाएगा। 3 अपने बालकों का सम्मान भी किया। मेरे साथी आए दिल्ली से, तो वनवासी क्षेत्र में क्या चलता है, अपने नगरों को, लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है। सरकार ने शब्द दिया जनजाति, पुराना शब्द है वनवासी। बीच में पश्चिम के इतिहासकारों ने और अंग्रेजों ने एक शब्द दिया आदिवासी, तो हम ब्रह्म से आदिवासी भी बोल देते हैं। एक इतिहासकार का नाम भाई साहब ने लिया, रोमिला थापर, उनकी की कड़ी के लोगों ने उनका नाम दिया आदिवासी। लेकिन हम 1850 से पहले का साहित्य देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, तो हमको आदिवासी शब्द ही नहीं मिलता। शब्द में क्या मिलता है? तो वनवासी शब्द मिलता है। तो वनवासी कल्याणाश्रम का मोटो यही है, तू मैं एक रक्त। और ये आज हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, आज अपना स्थापना दिवस भी है। ये क्या भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन पहली बार मना रहे क्या? नहीं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन वनवासी क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाते हैं। और सभी महापुरुष तलक्कल चंदू, सीताराम अल्लीरी, रानी माँ गैडनलू, शहीद जेदोनांग और बहुत सारे शहीदों के नाम, वनवासी बंधुओं के नाम, वो सबके जन्मदिन मनाए जाते हैं, सबके बलिदान दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन इस बार नगरीय क्षेत्र में भी ये मनाए जाएं, ऐसा आग्रह संगठन ने किया और संगठन ने सरकार से भी आग्रह किया। तो हम सबको ध्यान होगा, 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में भगवान बिरसा की एक प्रतिमा का अनावरण किया और बड़ा कार्यक्रम किया। तो नगरों में बनाने का कारण क्या है, उसकी 2-4 मिनट की भूमिका रख करके फिर मूल विषय पर लौटता हूं। अगर हम विदेश में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, और आपको वहां लिखा मिले इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल, तो आप सबको अच्छा लगेगा, कनाडा में इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है, गर्व होगा मित्रों। लेकिन ये गर्व की बात नहीं है। अमेरिका की जब खोज हुई, कौन पहुंचा? कोलंबस। तो उसने कहा कि मैं तो इंडिया पहुंच गया। तब से वहां जो मूल निवासी थे, वहां के वनवासी थे, वहां के जो ओरिजिनल थे निवासी, उनको उन्होंने इंडियन कहा। और इंडियन शब्द वहां घृणा का प्रतीक है, यानी वो गंवार है, उसको कुछ नहीं आता है। 21 जून 2021 का अखबार भी आप पढ़ेंगे तो कनाडा में इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में 750 ग्रेव्स, कब्रें मिली बच्चों की। क्यों मिली? जैसे अपने यहाँ वनवासी हैं, ऐसे वहां के जो मूल निवासी थे, उनको उनके माँ बाप से अलग करके, ताकि वो अपनी कल्चर से, संस्कृति से कटे और केवल जीसस की शरण में आए, इसलिए उनको हॉस्टल्स में पढ़ाया जाता है। उसको इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है। और जो बच्चे
अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, जिद करते हैं, उनको वो प्रताड़ित करते हैं। ऐसे 750 बच्चों की कब्र 21 जून 2021 को मिलती है। कैसे मारा गया? उनके कुछ मूल निवासी, अपने देश में तो बताया 10 करोड़ 40 लाख अपने वनवासी बंधु हैं, लेकिन वहां कितने हैं? 16,000। पूरे अमेरिका में कितने मूल निवासी बचे? केवल 46,000। ऑस्ट्रेलिया में कितने बचे? 7,000। तो उन बंधुओं की, उन बच्चों को, उनको जबरदस्ती केवल नमक और दही का पानी, छाछ का पानी उनको चावल में डाल के पिलाया जाता है और वो वोमिट करता है, उल्टी करता है, तो पादरी, पास्टर उसको पीटता है और वही उल्टी किया हुआ भोजन उनको दोबारा खाना पड़ता है। उन बच्चों की कब्रें, और वो सैटेलाइट ने ढूंढी है, उनका कोई प्रयास नहीं था। जब खोदा तो उन बच्चों के जो हड्डियों में जो मिला गया, 73 तक ये होता रहा, 1973 तक। वो हमको बताते हैं कि भारत को अपने मूल निवासी को कैसे रहना है, वो सिखाता है। भारत का मूल निवासी बिरसा को भगवान मानता है। भारत का मूल निवासी पुंजा भील को चरण वंदना करता है। आप उदयपुर जाएंगे, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह का महल देखेंगे तो उसके अंदर जो राज चिन्ह है, जिसकी स्टैंप लगती थी, उसके ऊपर 2 लोगों का चित्र है बंधुओं, एक राणा पुंजा भील का है और एक भामाशाह का है। तो हमारे वनवासियों को हमने ये स्थान दिया है और यूएनओ हमको सिखाता है कि आप 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाओ। किस लिए मनाओ? क्योंकि अमेरिका ने गलती की है, ऑस्ट्रेलिया ने गलती की है, फ्रांस ने गलती की है, कनाडा ने गलती की है। आपको ध्यान होगा, ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी अपने मूल निवासियों से, अमेरिका ने मांगी, कनाडा ने मांगी, लेकिन हमारे मूल निवासी और हम, भारत सरकार ने भी उस मूल निवासी दिवस के पैक्ट पर साइन किए, लेकिन कमेंट ये लिखा, क्या कमेंट लिखा? तो अपने वनवासी कल्याणाश्रम के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बाला साहब देशपांडे, 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास गए, नरसिम्हा राव जी के पास। तो उन्होंने बताया कि हम उस पर साइन करेंगे तो क्या करेंगे। नरसिम्हा राव जी विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपका आशय मैं समझ गया हूं, आप चिंता मत करिए। उन्होंने लिखा कि भारत में कोई भी बाहर से आया नहीं हुआ, हम सब मूल निवासी हैं, आप भी मूल निवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूं, आप भी आदिवासी। अगर शब्द आदिवासी का प्रयोग करना है, वो इतिहासकार जिन्होंने नाम लिया, मुझे नाम लेते हुए भी घृणा होती है कि जिन्होंने सिखाया है कि हम लोग बाहर से आए हैं। बंधुओं, जो लोग इतिहास में रुचि रखते होंगे, अभी केवल 6 महीने पहले अपने हरियाणा में ही एक खुदाई चल रही है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन चल रहा है। कहाँ चलता है? तो हिसार जिले में चलता है, राखीगढ़ी में। पढ़ा आपने किसी ने? तो राखीगढ़ी में एक्सकवेशन चलता है। तो वहां जो दफन किए हुए बंधुओं की कुछ हड्डियां मिली, उसमें से एक बहुत रिच डीएनए निकलता है और उस डीएनए का रिसर्च बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीएनए साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय करते हैं। तो उनके रिजल्ट क्या है? उनका कहना है कि यहाँ का डीएनए जो इस क्षेत्र में पाया गया और जो डीएनए अंडमान में पाया गया और जो डीएनए दक्षिण में पाया गया और जो डीएनए छत्तीसगढ़ में पाया गया और जो डीएनए अफगानिस्तान में पाया गया, सारा डीएनए एक ही है। हम सब इस देश के मूल निवासी हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक करता हुआ उनका ये वक्तव्य है। हालांकि उसकी पूरी रिपोर्ट अभी 1 साल में आने वाली है, विदेशों में वो गई हुई है और साइंस जर्नल में, नेचर मैगजीन में वो छपने वाली है। तो डॉक्टर नीरज राय का 1 घंटे का इंटरव्यू है, डीएनए साइंटिस्ट है, कभी पढ़िए उसको प्रयास करके, तो पता लगेगा कि हम लोग वहां से बाहर से नहीं आए, जो बाहर गए हैं वो यहां से गए हैं। आज लुथवानिया के, लटेविया के, एस्टोनिया के, वहां के लोग कहते हैं कि हम 4000 वर्ष पहले भारत से आए हैं।
4000 वर्ष पहले। इंद्र शब्द अभी भी उनकी भाषा में इंद्र ही है। बृहस्पति अभी भी उनकी भाषा में बृहस्पति ही है। तो ये मूल निवासी दिवस को भारत ने और वनवासी क्षेत्र ने अपनाया नहीं, जो उन्होंने 9 अगस्त को दिया था। हमने अपना दिवस बनाया कौन सा? तो 15 नवंबर। हम जनजातीय शहीदों का सम्मान करेंगे तो जनजातीय गौरव दिवस के नाम से करेंगे। इसलिए 15 नवंबर भगवान बिरसा का जन्मदिन है। खूंटी, रांची के पास एक खूंटी जगह है, अभी भी बहुत पिछड़ा है। और उस खूंटी से भी आगे एक गांव है उल्हाती। उल्हाती गांव में आपका जन्म होता है। बल्कि उल्हाती में भी नहीं होता। इनके माँ बाप इतने गरीब थे, सुगना मुंडा और पूर्ति मुंडा, कि उनको पालने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो अपनी ससुराल में रहते थे सुगना मुंडा। चलकद में उनका जन्म होता है। और जन्म होता है तो क्या करता है? पैसा नहीं है, पढ़ाएंगे कहाँ? लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है, बांसुरी बजाता है, पशु चराता है। संस्कार तो परिवार में मिलते हैं, लेकिन जिद की पढ़ने की तो लोअर प्राइमरी में भेजा। बहुत अच्छा बालक था, पढ़ गया। फिर थोड़ा सा अपर प्राइमरी में भेजा कि हम पढ़ाएंगे इस बच्चे को। ले गया, और ले गया तो साथ में माँ बाप को ईसाई भी बना गया। पहले दिन छात्रावास में जब उसकी चोटी काटी गई तो बिरसा को लगा ये क्या हो गया, मेरी चोटी काटी। 2-4 दिन बाद बच्चों ने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे। बिरसा ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज गाय का मांस पकेगा, बृहस्पतिवार को गाय का मांस खाना पड़ेगा। बिरसा को चोट लगी। बिरसा ने विरोध किया, स्कूल छोड़ा, भाग आया वापस। जिसको पता भी नहीं था कि मैं ईसाई बन गया हूं,